में हम लोग कुछ इंग्लिश का बेसिक देखेंगे और सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है ये देखेंगे और टाइप ऑफ सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहली चीज़ें स्टार्ट होती है इंग्लिश से। जो इंग्लिश होती है वो इंग्लिश एक तरीके की लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज एक ऐसा ज़रिया होता है जिससे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। फिर लैंग्वेज को हम लोग जब लिखना चाहते हैं तो लेटर्स लिखते हैं। लेटर को और अल्फ़ाबेट कहा जाता है। लेटर जो है बेसिक यूनिट होता है इंग्लिश का। लेटर 26 होते हैं ए से जेड तक, जिसमें से 5 होते हैं वॉवेल और बचे हुए होते हैं कॉन्सोनेंट। 5 वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। फिर आता है इंग्लिश, जैसे कि एक लैंग्वेज है और उसको लिखते हैं तो लेटर से लिखते हैं। और अगर वही लेटर का हम लोग ग्रुप बना दें और उसका कुछ मीनिंग आ जाए तो वो वर्ड कहलाएगा। जैसे एप्पल है तो एप्पल एक ग्रुप ऑफ लेटर है और इसका कुछ मीनिंग है, सो एप्पल इज़ आवर वर्ड। कैट इज़ आवर वर्ड, क्योंकि कैट का मतलब होता है बिल्ली। पर जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है NYIGTB ना, तो ये हमारा वर्ड नहीं है, क्योंकि ये केवल ग्रुप ऑफ लेटर है पर इसका कुछ मीनिंग नहीं है। जैसे पैपली लिखा है तो पैपली का कुछ मतलब नहीं होता है, तो जब मीनिंग नहीं होगी तो उसका वर्ड भी नहीं होगा। इंग्लिश लैंग्वेज लेटर वर्ड। वर्ड हमने जाना कि ग्रुप ऑफ लेटर जिसका कुछ मतलब हो उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। वर्ड के आगे अगर कुछ लगा दें तो उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, और वर्ड के पीछे कुछ लिख दें तो उसे सफिक्स कहते हैं, और जिस वर्ड के आगे पीछे कुछ लगाते हैं उसे हम लोग रूट वर्ड कहते हैं। जैसे स्टेप्सन में स्टेप हमारा प्रीफिक्स है, बटरफ्लाई में फ्लाई हमारा सफिक्स है, और यहाँ पे जो बटर और सन है ये हमारा क्या है, रूट वर्ड है। कभी कभार हम लोग एक वर्ड में प्रीफिक्स सफिक्स दोनों लगाते हैं, जैसे अनकाउंटेबल में अन और एबल हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स है, और प्रीफिक्स सफिक्स को एक बात में हम लोग एफिक्स बोल सकते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्ब के 3 टाइप होते हैं, 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग। एक्शन का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें हमारा फिजिकली हम लोग इन्वॉल्व रहे, यानी हाथ पैर वाला काम। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। हैपनिंग का मतलब होता है ऐसा काम जो बस हो रहा हो। एक्शन को करने वाले को डूअर कहते हैं। कोई चीज़ पे अगर कोई इंसान अधिकार दिखाता है तो वो चीज़ वो इंसान रखेगा भी। जैसे आई हैव अ पेन, तो वो पेन मैं रखूँगा भी, ठीक है ना। तो ये क्या है, पोजीशन है। पोजीशन का मतलब अधिकार, अधिकार को रखने वाला होल्डर होता है। इसके बाद आता है हैपनिंग। हैपनिंग को रिप्रेजेंट करने वाला रिप्रेजेंटर होता है। और डूअर, होल्डर, रिप्रेजेंटर होते क्या है, हमारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आई एम बाथिंग विथ अ कोल्ड वाटर, इसमें बाथिंग क्या है, हमारा हाथ पैर वाला काम, यानी हमारा एक्शन है। एक्शन को करने वाला डूअर होता है। सो डूअर क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो कौन नहाता है, मैं नहाता हूँ, आई हमारा सब्जेक्ट होगा। इसी तरह आई हैव अ येलो कार, इसमें हैव पोजीशन है, पोजीशन को होल्ड करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो आई हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है। वी आर इंडियन, हम लोग क्या है, इंडियन है। यहाँ पे ना हमने कोई एक्शन किया, ना हमने किसी पे पोजीशन दिखाया। इंडिया मेरा है ये तो नहीं कह रहे, हम इंडियन है ये कह रहे हैं, यानी ये एक हैपनिंग है, और हैपनिंग को रिप्रेजेंट करने वाला हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज लेटर वर्ड वर्ब के बाद हम लोग अब ये देखें कि वर्ब के टाइप्स या उसकी कैटेगरी, एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग, जिसका डूअर है और डूअर, होल्डर और रिप्रेजेंटर हमारा सब्जेक्ट होता है। अब हम लोग सब्जेक्ट के बाद अब देखेंगे कि प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो प्रेडिकेट क्या होता है, सेंटेंस में से सब्जेक्ट को माइनस कर दो, बचा हुआ चीज़ आपका प्रेडिकेट होगा। जैसे यू आर सो स्मार्ट, इसमें तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमको हटा दो, बहुत स्मार्ट हो, आर वेरी स्मार्ट हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है यू हटा दो, आर सो स्मार्ट इज आवर प्रेडिकेट। इसके बाद वी आर नॉट गुड, हम लोग अच्छे नहीं हैं, तो इसमें आर नॉट गुड इज आवर प्रेडिकेट। आफ्टर डैट व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए 4 वर्ड याद रखने हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, एक्सप्लेन और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के वर्ब को एक्सप्लेन करने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। बात फिर समझेंगे,
हम लोग को 4 वर्ड याद रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब, एक्सप्लेन और ऑब्जेक्ट। और चारों को हम लोग इस तरह मिलाएंगे कि जो सब्जेक्ट होगा उसके वर्ब को एक्सप्लेन करने वाला जो वर्ड होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, तो सब्जेक्ट है मैं, प्ले मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ क्या, तो फुटबॉल, ठीक है ना। तो हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट देख लिया। तो हमने इंग्लिश देखा जो कि लैंग्वेज थी, वो लिखते हैं तो लेटर, ग्रुप बना दिया, कुछ मीनिंग आ गई तो वर्ड। वर्ब देखा, सब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट देखा, प्रेडिकेट देखा। अब इन सब के बाद हम लोग एक कॉमन चीज़ देखेंगे विच इज़ आवर फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके पास ना ही सब्जेक्ट हो ना ही कोई वर्ब हो, जिसकी कुछ मीनिंग हो बट वो मीनिंग इनकम्प्लीट हो, उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। जैसे हाशिम मैंगो, एट नाइट, बाई मी, ये सब क्या है, इसमें हाशिम मैंगो में कोई काम थोड़ी ना हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो काम को करने वाला भी नहीं होगा, यानी इसमें सब्जेक्ट ऑफ वर्ब नहीं है, ये केवल ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसका कुछ तो मतलब है और वो मतलब अधूरा है। तो कहने का मतलब हाशिम मैंगो इज आवर फ्रेज। एट नाइट, रात में क्या, रात में सोना है, रात में जागना है, रात में घूमना है, गेम खेलना है, माइनक्राफ्ट खेलना है, ये सारी चीज़ तो लिखा ही नहीं गया है, ठीक है ना। तो एट नाइट क्या है, मैं रात में ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसमें ना ही वर्ब है ना ही वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट है, इसका कुछ मतलब है पर वो मतलब भी अधूरा है, तो ये भी हमारा फ्रेज हुआ। इसके बाद आता है क्लॉज। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होवे हैं, ठीक है। क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट होती है और नहीं भी हो सकती है, यानी जो क्लॉज होता है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होवे हैं। इसके बाद क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट है तो उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और अगर क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट नहीं है तो वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद वन सेकेंड, तो मैंने ये बताया कि क्लॉज की मीनिंग कंप्लीट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। कंप्लीट है तो इंडिपेंडेंट, नहीं कंप्लीट है तो डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पर अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। टू कंप्लीट हिज मीनिंग डिपेंडेंट क्लॉज इज डायरेक्टली डिपेंड इनटू इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके बाद जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, हर चीज़ को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है। एग्जाम्पल क्या है, इफ़ यू कम आई विल गिव यू सम रुपीज़। ये दो अलग अलग क्लॉज हैं, पहले को उठा के यहाँ पटके। इफ़ यू कम, अगर तुम आते हो, इसमें सब्जेक्ट यू है, कम हमारा वर्ब है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब है। अब इसका मतलब क्या है, अगर तुम आते हो, अगर तुम आते हो तो क्या मतलब, इसका पूरा नहीं है, तो ये क्या है, इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। वही दूसरा वाला आई विल गिव यू सम रुपीज़ को मैंने यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ रुपए दूंगा, तो आई हमारा सब्जेक्ट, गिव हमारा वर्ब, तो ये क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड, इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब है और इसका मतलब भी पूरा है। तो जब इसका मतलब पूरा है तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे पोकेमॉन में इवॉल्व होके दूसरे पोकेमॉन में बदल जाता है, एक छोटा सा पोकेमॉन, जैसे राइचू पिकाचू में चेंज हो जाता है, उसी तरह हमारा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो सेंटेंस में बदल जाता है। इसी तरह एक और अगर हम लोग डेली कंपेयर करें तो हम लोग कह सकते हैं, जैसे एक एग होता है बटरफ्लाई का, वो आगे जाके पहले रेंगने वाला कीड़ा यानी वॉर्म में बदलता है, फिर वॉर्म को आगे चल के वो ककून में चेंज होता है, और ककून में चेंज होने के बाद वो बटरफ्लाई बन जाता है ना। तो ये क्या हो रहा है, उसका स्टेट इवॉल्व हो रहा है ना। इसी तरह जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो आगे जाके बन जाता है सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने वर्ड क्या होता है देख लिया, हमने सब्जेक्ट क्या होता है देख लिया, वर्ब क्या होता है देख लिया, ऑब्जेक्ट क्या होता है देख लिया, फ्रेज, प्रेडिकेट, क्लॉज देख लिया। क्लॉज का हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज देख लिया। अब हम लोग को देखना है सेंटेंस क्या होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है, सेंटेंस के पास कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस होता है, होवे हैं। फिर सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है पंक्चुएशन मार्क जस्ट लाइक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंस में 5 काइंड के सेंटेंस होते हैं, कहीं कहीं 4 काइंड लिखा रहता है। ठीक है ना। पहला काइंड क्या है, अफर्मेटिव या फिर डिक्लेरेटिव। इसमें कोई चीज़ होने का पता चलता है, ये हमेशा स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, नो नॉट नेवर का यूज़ नहीं होता, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ऑर्डर प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होता, यानी इसमें कुछ होता ही नहीं है। इसी वजह से इसको हम लोग गरीब कहते हैं, क्योंकि इसमें बस कुछ होने का पता चलता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, बाकी तो कुछ होता ही नहीं है। नो नॉट नेवर नहीं होता, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ऑर्डर प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होती है। तो जो अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव होता है वो क्या होता है, हमारा गरीब होता है, और ये हमेशा ख़त्म होता है किससे, फुल स्टॉप से। जैसे पुष्पा गोज टू शॉप, तो पुष्पा हमारा सब्जेक्ट, गोज हमारा वर्ब। अब इसमें नो नॉट नेवर नहीं हो रहा, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा जा रहा, ऑर्डर प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं हो रही, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है या फिर कह सकते हैं एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें बस कुछ होने का पता चल रहा है, और पुष्पा से ये स्टार्ट हो रहा। आई एम जियान, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, माई नेक इज सो स्वीट, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला। ये सारे वर्ड जो हैं ये अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसमें नो नॉट नेवर का यूज़ नहीं होता, जैसे राजू इज़ नॉट काजू, आई नेवर टेक रेस्ट, ये सब क्या है, इसमें नॉट का यूज़ हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट का या नो नॉट नेवर का यूज़ होता है वो ऐसे सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हाउ टू मेक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाए, तो अगर आपको कोई डिक्लेरेटिव या अफर्मेटिव दिया है उसको नेगेटिव बनाने के लिए 2 रूल याद कर लेना है। पहला चीज़, थर्ड नंबर पे नॉट लगाओ, नेगेटिव पाओ, मतलब जैसे शी विल बी कुकिंग था तो शी विल, तीसरे नंबर पे नॉट, शी विल नॉट बी कुकिंग। आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। द ताजमहल इज़ ब्यूटीफुल, द ताजमहल इज़ नॉट। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे नॉट लगाता हूँ तीसरे नंबर पे, यहाँ नॉट, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि द ताजमहल नॉट इज़ ब्यूटीफुल ऐसा गलत होता है। तो कहने का मतलब है कि दूसरा रूल ये है कि अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट का यूज़ हम लोग करेंगे किसके बाद, इज एम आर के बाद, विल शैल के बाद, डू डज के बाद, वॉज वर के बाद, हैज़ हैव हैड डिड के बाद। कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर आपको डिक्लेरेटिव दिया है उसको आपको नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करोगे, चाहे तो थर्ड नंबर के बाद नॉट लगाओ, या फिर आप क्या करो कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट लगाओ और नेगेटिव पाओ। ठीक है ना, आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। इसके बाद ये जो नेगेटिव सेंटेंस है वो फुल स्टॉप से भी, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये किसी से भी एंड हो सकता है। ठीक है। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी बहुत हल्का है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, नो नॉट नेवर का यूज़ हो भी सकता है नहीं भी होता है, ये एंड होता है क्वेश्चन मार्क से। फिर डिक्लेरेटिव को इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप क्या करोगे, चाहे तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करो, उसको फर्स्ट पोजीशन पे ले आओ, या फिर WH वर्ड यानी व्हाट, वेयर और हाउ यूज़ करो। जैसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाले समझेंगे, जैसे आई एम हाशिम है तो एम सबसे पहले वर्ड पे एम आई हाशिम हो जाएगा। यू आर गोइंग टू पार्क, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा आर है तो आर यू गोइंग टू पार्क, क्वेश्चन बन जाएगा। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, तो हेल्पिंग वर्ब को नंबर 1 पे पटको और आपका सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोगेटिव। आई कुक फूड, अब यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब आपको दिख ही नहीं रहा होगा, तो इस जगह पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप WH वर्ड का यूज़ करोगे। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आई एम कुकिंग फूड। ठीक है ना, एम आई कुकिंग फूड, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया होता तो आप लिख देते। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर आपको दिया हो डिक्लेरेटिव और आपको बनाना है उसको इंट्रोगेटिव तो 2 तरीके से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे ला दो या फिर WH वर्ड का यूज़ कर लो। ठीक है। अब फिर से देखिए, जैसे मैं लिखा आई एम प्लेइंग
बास्केटबॉल, ठीक है, मान लीजिए ये आई एम प्लेइंग बास्केटबॉल लिखा है, ये क्या हो रहा, ठीक है, तो ये एम को हम लोग नंबर 1 पे लेके आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे लिखा है आई एम प्लेइंग बास्केटबॉल, तो ना यहाँ पे जो आई एम प्लेइंग बास्केटबॉल है इसमें एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो मैंने बोला था कि इसको आप नंबर 1 पे आप पटक दो इसको, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एम आई प्लेइंग बास्केटबॉल। और सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको जो है कैपिटल ए बना देंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, एम आई प्लेइंग बास्केटबॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या है, हम लोग हेल्पिंग वर्ब को नंबर 1 पे फेंकेंगे और हमारा जो सेंटेंस है वो बन जाएगा कैसा, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोगेटिव। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आपके क्वेश्चन में दिया हो हेल्पिंग वर्ब दिया हो, ठीक है ना। जैसे आई कुक फूड, जैसे यहाँ लिखा है आई कुक फूड, यानी मैं खाना पकाता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब तो दिया नहीं है, तो इस जगह पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे WH वर्ड का यूज़ करेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो मैं खाना पका रहा हूँ, ओके। तो ये चीज़ के बाद हम लोग आगे की चीज़ देखते हैं। नंबर 4 पे आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर, प्रेयर और रिक्वेस्ट होती है, और ये ख़त्म किससे होते हैं, फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं। इसके बाद आता है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो या कोई इमोशन हो, तो उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में गिनते हैं, ठीक है। इसके बाद एलास ही इज़ नो मोर, मतलब दुख दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे एलास क्या है हमारा, एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब इसमें इंटरजेक्शन यूज़ हो रहा है। इंटरजेक्शन का मतलब ये होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग इमोशन वाला वर्ड। हुर्रे वी वॉन द मैच, यहाँ पे हुर्रे है, तो ये क्या सेंटेंस बन गया हमारा, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पास एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। बाय बाय टाटा सी यू, ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।